हेलो दोस्तों। मैं रितेश राज। एसएससी जेई 2024 में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 18 है। एंड मैं अभी करेंटली CWPRS में एज अ जेई काम कर रहा हूँ। एंड CWPRS में मैं एसएससी जेई 2022 के थ्रू ज्वाइन किया था। एंड करेंटली मेरी जो पोस्टिंग मतलब 2024 में जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है वो CPWD मिला है। एंड करेंटली जो पोस्टिंग आनी है वो बाकी है, यानी कि ज्वाइनिंग जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस काफी ज्यादा डिले रहता है CPWD में, तो वो होना बाकी है। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पावर सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करें एसएससी जेई के लिए। पावर सिस्टम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड कौन से टॉपिक से मैक्सिमम जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा उनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी वाले। एंड मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो पावर सिस्टम। एंड कुछ जनरल डाउट्स मैं कैसे प्रिपेयर किया था इस पे भी बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी जेई के लिए जो टेक्निकल में लगभग 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब 100 में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पावर सिस्टम से रहेगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में जितने भी पावर प्लांट है, लाइक हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, न्यूक्लियर, सोलर, गैस, डीजल, पंप्ड हाइड्रो, विंड पावर प्लांट, इन सारे पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ठीक है। जो सबसे ज्यादा फेवरेट पावर प्लांट है उनका वो है हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर। ठीक है। आजकल जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है सोलर का, तो सोलर से आजकल क्वेश्चन वो लोग पूछ ले रहे हैं। सोलर या फिर रिन्यूएबल वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आजकल, मतलब एक दो क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं इससे। जनरेटिंग स्टेशन में सबसे पहले हाइड्रो में आपको क्या ख्याल रखना है कि हाइड्रो का एक फॉर्मूला आता है कैपेसिटी वाला। उस फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लो एंड उस पर 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। वो जो फॉर्मूला है आपको एग्जाम में वो कभी ना कभी मतलब 2-3 साल के गैप पे करके एसएससी पूछ लेती है। उसके बाद फिर हाइड्रो में क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका टरबाइन रहता है वो कौन सा टरबाइन यूज होता है उस पे, मतलब पेल्टन हो गया, फ्रांसिस हो गया और कपलान हो गया, कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इन चीजों को पॉइंट पे रखना है। उसके बाद फिर हाइड्रो में एक चीज और ध्यान पे रखना है, वो है आपका जनरेटर का जो माउंटिंग रहता है वो कैसा रहता है, वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल रहता है, कौन सा जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, मतलब सैलिएंट पोल टाइप या फिर सिलेंड्रिकल पोल टाइप। इन चीजों पे ध्यान रखना है हाइड्रो पावर प्लांट में। सिमिलरली आपको थर्मल में भी, थर्मल पावर प्लांट का जो लेआउट डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लो। उसमें एक एक चीज का फंक्शनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइक आपको क्या कहते हैं, इकोनवाइजर का क्या काम है, उसके बाद फिर फीड वाटर हीटर क्या होता है, एंड कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट है उसके, एंड क्या क्या मेन फंक्शन है, सुपर हीटर क्या होता है। इन सारे चीजों पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट में। उसके बाद फिर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर, क्या क्या मटेरियल का मॉडरेटर रहता है। उसके बाद फिर मॉडरेटर के बाद एक कंट्रोल रड जो यूज करते हैं वो क्या होता है न्यूक्लियर में। इन सारे बेसिक क्वेश्चन पे सवाल पूछता है वो। एंड सोलर पे तो बेसिकली एक फील फैक्टर पे सवाल पूछा था एसएससी। फील फैक्टर पे पूछा था, ये शायद 2023 में पूछा था। ठीक है। उसके बाद से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार पढ़ लो, दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मैं सोलर पावर प्लांट का जो फील फैक्टर था वो मैंने अपने बीटेक में पढ़ा था आखिरी सेमेस्टर में। ठीक है। एंड वो भी शायद मैंने स्मार्ट ग्रिड नाम का एक सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा था। मेरे दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट थी वो रह गई थी। एंड क्या पता वो कहाँ काम आ जाए। एंड एसएससी जेई 2023 में मुझे वो बहुत ज्यादा फायदा कर गया था, फील फैक्टर का फॉर्मूला। उसके बाद जो है गैस, डीजल, ये ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं पूछते गैस और डीजल से। बस ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्या कहते हैं कि पीक लोड पे जो पावर सप्लाई मिल चाहिए रहता है वो आप कौन से प्लांट से दोगे। तो इसमें हम लोग पीक लोड पे हम लोगों को कंटिन्यूटी मेंटेन रखना पड़ता है, लोड शेडिंग नहीं कर सकते। इस चलते हम लोग ऐसे पावर प्लांट की तरफ जाते हैं जो हाइयर कॉस्टिंग भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हम लोग पावर सप्लाई जो है मेंटेन कंटिन्यू कर सके, तो इसलिए गैस, डीजल या पंप्ड हाइड्रो का यूज किया जाता है।
उसके बाद फिर विंड पावर प्लांट से 2 बार, हाँ, एसएससी जेई 2024 नहीं 24 नहीं 2023 का मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, कलेक्टर सबस्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, रियली मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या होता है। मैं तुक्का नहीं, मैं शायद इस क्वेश्चन को छोड़कर आया था। बाद में आकर देखा तो पता चला कि विंड पावर प्लांट के लिए कलेक्टर सबस्टेशन का यूज किया जाता है। सो ये तो था पहला चैप्टर जनरेटिंग स्टेशन पावर सिस्टम का। मैं दूसरे चैप्टर पे आता हूँ जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम एंड पावर जनरेशन। एंड इस चैप्टर से बेसिकली आपको हर साल एक तो जनरेटिंग स्टेशन से 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से मिलते हैं। दैट इज नॉर्मल रेशियो है, लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी, ये सब चीज क्या क्या होता है, क्या रेशियो है, इस पर न्यूमेरिकल भी वो लोग पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद फिर रिजर्व कैपेसिटी में भी 2 तरह का रिजर्व कैपेसिटी होता है, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व। एंड आप यकीन नहीं करोगे, ये जो कोल्ड रिजर्व एंड हॉट रिजर्व है, ये एसएससी सीधा डिफिनेशन पे पूछ दिया था हॉट रिजर्व पे, कि क्या हॉट रिजर्व क्या होता है। एक बार तो उन्होंने क्या किया था कि वो एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना था आपको, पूरा कैपेसिटी दिया था, उसमें हॉट रिजर्व पता करना था, तो वो पूछ दिया था ये एसएससी। तो इस चीज टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओ। एंड पूछ क्या दिया था, ये 2-3 साल पहले की बात है, आई गेस ये जो बात है ये 2023 की है, 2023 वाले पेपर में इन्होंने पूछा था। उसके बाद फिर फर्म रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, इन सारे चीजों पे आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए, एंड क्या डेफिनेशन है आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन, सीधा डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ देते हैं इस पे वो लोग। तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। इससे आपको अगर प्रिपेयर कर रहे होगे सब्जेक्ट तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है टैरिफ। टैरिफ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग, टैरिफ से बेसिक सा सिंपल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ देते हैं, या 1-2 न्यूमेरिकल दे देते हैं कि हाँ आप टैरिफ कैलकुलेट करो, अगर ये जो घर है उसमें इतना ज्यादा बिजली यूज हो रहा है, इतने दिनों के लिए यूज हो रहा है, एंड इतना टैरिफ हम लोग चार्ज कर रहे हैं, एक फिक्स्ड डिमांड जो है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है इतना है, तो आप बताओ कि कितना बिजली बिल वो कंज्यूम करेगा। तो इस पे जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से तो मेंस में पूछना चाहिए, लेकिन 1-2 बार ये लोग प्रीलिम्स में पूछे हैं, तो इस चीज पे भी आप ध्यान देना। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के जितने भी मेथड हैं उन सारे मेथड को आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। इससे मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछते वो लोग ज्यादा, बस इम्पोर्टेंस और मेथड क्या क्या यूज होता है इस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। 1-2 बार क्या कर सकते हैं, मतलब 1-2 बार नहीं, मैंने देखा है इस टाइप का क्वेश्चन कि वो लोग पूछ देंगे कि कितना केवीएआर चाहिए या कितने वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए, ताकि वो जो है आपका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे आ सके सिस्टम। तो ये जो है ये प्रीलिम्स में पूछते हैं जनरली, मैंने देखा है प्रीलिम्स में पूछते हुए। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा ये कैलकुलेटिव रहता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किन से कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है एंड कौन से क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता था यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग रहता है, एंड 5 मिनट to 6 मिनट्स टाइम लेता है ये बनने में, मेरे से स्पेशली। सो मैं क्या करता था कि मैं इन क्वेश्चन को स्किप कर देता था, आखिरी के लिए रखता था। अगर आखिरी में मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे तब जाकर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता था। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, इस पे सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। उसके बाद फिर जो एक है मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इस पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सैग। सैग पे क्वेश्चन मैं 3 साल से दे रहा हूँ, 3 साल से मैं देख रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा फॉर्मूला पुट करना है आपको एंड क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सैग का जो फॉर्मूला होता है ω/L²/8T, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गया मुझे पढ़े हुए पावर सिस्टम। एंड उसके बाद फिर सैग का जो फॉर्मूला है वो टिप पे रहना चाहिए।
एंड उसके बाद स्ट्रिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको, क्या होता है फॉर्मूला। एक दो तीन बार तो मैंने देखा फॉर्मूला वो डाल दिया है एसएससी वालों ने और फॉर्मूले पे बस क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। उसके बाद इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन, पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर क्या क्या होता है, कितने केवी पे कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है एसी और डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बीच का डिफरेंस, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल में नहीं जाता है इसमें। एसी डीसी ट्रांसमिशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, डीसी ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज पे हम लोग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एचबीडीसी में मोनोपोलर, बाइपोलर, होमोपोलर लिंक हम लोग जो यूज करते हैं उस पर दो तीन बार मैंने देखा क्वेश्चन पूछते हुए उनको। उसके बाद फिर जो है वो है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे आते हैं। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये 2022 में इन्होंने पूछा था। इंडक्टेंस का पूछा था इन्होंने, लेकिन इंडक्टेंस पूछ दिया तो कैपेसिटेंस भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और वो जो था न्यूमेरिकल था 2022 में, प्रीलिम्स में पूछा था इन्होंने, एंड मुझे याद था तो मैंने वो क्वेश्चन बना दिया था। एंड उसके बाद फिर मैंने ये क्वेश्चन इंडक्टेंस पे तो स्पेशली नहीं देखा कि हाँ वो लोग पूछे, क्योंकि लॉगरिथमिक रहता है ना उसका फॉर्मूला, इस वजह से। उसके बाद फिर जो है ग्रेडिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल और लेयर ऑफ इंसुलेशन एंड सीक्वेंस। अंडरग्राउंड केबल जो होता है दोस्तों, उस पे इस बार मेंस में एसएससी जी 2024 के मेंस में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है। लेयरिंग का सीक्वेंस बताइए, ठीक है। तो यूजुअली मैं क्या किया था कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिखा था उस चीज को, मुझे अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा था उस चीज को, सिम्बास करके लिखा था मैंने। पहले कंडक्टर रहेगा, फिर इंसुलेटर रहेगा, फिर मेटालिक शीट रहेगा, फिर बेडिंग रहेगा, एंड ए से आर्मर रहेगा बेडिंग के बाद, एंड एस से सर्विंग रहेगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। तो इस पे दो तीन बार मैंने क्वेश्चन देखा है, इसलिए आप इसका जो लेयरिंग है इसको अच्छे से याद कर लो एंड सीक्वेंस को रट जाओ। मैंने तो रट लिया था क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप का रट्टू टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने रट लिया था। एंड होपफुली जो सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे मेंस में पूछ दिया, एंड बहुत अच्छे से, मैं तो खुश हो गया था कि मेरे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन मिल गए थे। उसके बाद फिर जो अगला टॉपिक है ये है एसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो टॉपिक है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिंग बैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन दोनों टॉपिक पे 2023 के प्रीलिम्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। मुझे लगा कि 2024 में नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने 24 में दोबारा रिपीट किया क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन और रिंग बैंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इस पे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते वो, इस पे पूछते जैसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि मानकर चलो ये केबल है, यहाँ पे ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन में निकाल दिया, ये एक शहर को चला गया, ये एक मोहल्ले को चला गया, इधर से एक लाइन एक मोहल्ले को चला गया, तो ये रेडियली एक्सपैंड कर रहा है। तो ये होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। रिंग बैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आप एक ट्रांसफार्मर है, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये तीसरा ट्रांसफार्मर है, एंड हर ट्रांसफार्मर से आप लोड को सप्लाई दिए हो, यानी कि किसी मोहल्ले को सप्लाई दिए हो, यहां से भी दिए हो, यहां से भी दिए हो, एंड ये जो है आपस में कनेक्टेड है। इन केस कोई भी लाइन में फॉल्ट आ जाए, जैसे मानकर चलो इस ये दोनों का जो कनेक्शन पॉइंट है इसमें फॉल्ट आ गया, तो इस वाले जो ट्रांसफार्मर है, मतलब यहाँ ये जो सबस्टेशन है, इसको सप्लाई हम लोग ऐसे दे सकते हैं। ये जो रिंग बनाता है पूरा वो होता है रिंग बैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप लोग एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड क्या क्या इसमें मेरिट एंड डिमेरिट है, सारे चीज को आप अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉल्ट देखो गेट लेवल का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैंने गेट का तैयारी किया है तो मुझे पता है कि लोग कितना डीप में जा सकते हैं फॉल्ट में, तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। फॉल्ट में बस आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, दोनों के बीच का क्लासिफिकेशन क्या है,
बहुत ज़्यादा फॉल्ट ऑकरेंस कौन से फॉल्ट होने का चांसेस है, जैसे एलजी फॉल्ट होने का 90% चांसेस रहता है, ठीक है। मैं भी अभी काम करता हूँ CWPRS में, तो जो भी फॉल्ट आता है मैक्सिमम मुझे एलजी दिखता है हर जगह। तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहता है, अनसिमेट्रिकल का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आपको VCB, SF6, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये सारे जो सर्किट ब्रेकर हैं ये कहाँ पे कितने वोल्टेज के लिए यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये SSC जेई के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी जेई एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो फ्यूज, फ्यूज में HRC फ्यूज, किटकैट फ्यूज, उसका रप्चरिंग कैपेसिटी क्या रहता है, सेफ्टी फैक्टर हम लोग क्या लेते हैं, इन सारे चीज़ों को पे आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड ये थोड़ा रटने टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो ये जितना आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे बनाना है इन क्वेश्चन को। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से लगाएं। मैं अपने हर डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो आते हैं उनके सारे के डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट बुक का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक से लगाओ, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट रहता है मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है, ठीक है। तो वहां से आप लगा सकते हो, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर जो है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले में डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, लेकिन उतना ज्यादा सीक्वेंस मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं पूछते हैं जितना ज्यादा वो मोर रिले से क्वेश्चन पूछते हैं, रिएक्टेंस से पूछते हैं एंड इम्पिडेंस। मोर रिले, रिएक्टेंस रिले, इम्पिडेंस रिले, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब 1-2 साल गैप कर करके इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो SSC, ठीक है। मो को कहाँ यूज करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन में। रिएक्टेंस को कहाँ यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। इम्पिडेंस को कहाँ यूज करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड क्या क्या इसमें मतलब ग्राफ कैसा रहता है वो भी आप एक बार देख लो। एंड उसके बाद फिर जो अगला रिले है वो है बकॉज रिले। बकॉज रिले आप लोग ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते होगे, ठीक है। एंड ये पावर सिस्टम दोनों का है, लेकिन ट्रांसफार्मर में ज़्यादा डीपली पढ़ते होगे कि बकॉज रिले को कहाँ हम लोग लगाते हैं, क्या उसका यूज रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलिका जेल कौन से कलर का रहता है, क्या उसका यूज रहता है सिलिका जेल का। कंजर्वेटर का क्या यूज रहता है, क्या रोल प्ले करता है कंजर्वेटर। ऑयल का क्या रोल रहता है ट्रांसफार्मर में। तो ये मैंने उस वीडियो में नहीं बता रखा था, उस वीडियो ट्रांसफार्मर वाले में, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ। तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद फिर सबस्टेशन, लास्ट ईयर मैंने बताया कि विंड पावर प्लांट के लिए पूछ लिया था कलेक्टर सबस्टेशन। तो लास्ट ईयर ही मैंने ये क्वेश्चन देखा था 2023 के CBT 2 में, ठीक है। जो पहली बार ये लोग ऑब्जेक्टिव CBT 2 करवा रहे थे उसमें मैंने देखा था। उसके बाद फिर सबस्टेशन के क्वेश्चन तो रेयरली देखता हूँ, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून टाइप का ये टॉपिक है। मिसलेनियस टॉपिक में आप इसको ले लो। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए ग्राउंडिंग अर्थिंग का, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। रेयरली मैंने देखा है इन दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन, तीनों टॉपिक पे, सबस्टेशन, ग्राउंडिंग और अर्थिंग पे। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि ग्राउंडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि अदर एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में बहुत जगह ये क्वेश्चन को पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो पावर सिस्टम का ही टॉपिक है, आपको नॉलेज रहना चाहिए। और एंड इसके बाद फिर अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, सबस्टेशन पावर, सबस्टेशन के लिए कितना होना चाहिए, लार्ज सबस्टेशन के लिए क्या होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों पे आपको नॉलेज होना है, रखना है। एंड जितने भी बच्चे क्वेश्चन डाउट पूछे थे कि हाँ जो रटने टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको कहाँ से कैसे करें, तो उसके लिए यार मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिमेम्बर होगा, जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। एंड उस मेरा ये मतलब है कि जो भी आप गलती कर रहे हो उसको एक कॉपी में नोट डाउन करो, उसको पढ़ो, एनालाइज करो अपने टेस्ट को, एंड तो ही आप दूसरा टेस्ट दो, तभी जाकर आप इम्प्रूव करोगे। सो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। मैं अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ओके गाइस, थैंक्स।